तो गाइस कैसे आप सब लोग द राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में एक सेक्टर का सीन दिखाया जाता है। सेक्टर के ऊपर नेम प्लेट लिखी होती है जहाँ पर क्लींजिंग इंसेंस एंशिएंट सेक्टर लिखा होता है और उसके सामने एक क्रो खड़ा होता है। एक क्रो ह्यूमन खड़ा होता है जिसे मास्टर क्रो कहते हैं। मास्टर क्रो वहाँ पर उसके नाम को देखकर काफी हैरान हो रहा होता है। इसके साथ ही वहाँ पर एक और मास्टर आता है जो कि इस सेक्टर का पैट्रियार्च होता है। तो वहाँ पर आता है, उसका नाम मिंग रेन होता है। तो मिंग रेन वहाँ पर आता है और कहता है तो मास्टर क्रो आप भी यहाँ पर आए हैं। किसने इस बारे में सोचा था कि एक छोटा सा बच्चा जिसको आप ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर लेकर आए थे आज यहाँ पर इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपना एक नया सेक्टर क्रिएट कर सकता है। उसने यहाँ पर अपना एक सेक्टर बना लिया और इसी के साथ ही मास्टर क्रो जो होते हैं अपने पास से डंडे को उसकी तरफ फेंकते हैं। वो डंडा उड़ता हुआ सीधा जाकर उसके मुंह के पास रुक जाता है क्योंकि मिंग रेन जो होता है अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे वहाँ पर रोक लेता है। साथ ही वो उस डंडे को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि मास्टर हमें ये डंडा बहुत अच्छी तरह से याद है। आपका ये डंडा जब आप पहली बार हम तीनों को यहाँ पर लेकर आए थे, आप मेरे साथ साथ ब्रदर ही और साथ में चिकन हेड को लेकर आए थे। आप हम तीनों को यहाँ पर लेकर आए इस जगह के ऊपर, आपने हमें यहाँ पर ट्रेनिंग देना स्टार्ट की। जब तक हम लोग पूरा दिन कल्टीवेट नहीं करते थे तब तक आप हमें डंडे के साथ मारते रहते थे। इस डंडे के साथ आपने बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। इस डंडे को कैसे भूल सकते हैं? हमें तब तक इस डंडे के साथ पीटा है जब तक कि हम लोग अपनी कल्टीवेशन की पीक पर नहीं पहुंच चुके और आज हम लोग अपने अपने सेक्टर्स बना रहे हैं। मास्टर क्रॉस की बात सुनने के बाद आगे से कहते हैं हम, और इस बात से मिंग रेन काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर साथ ही मास्टर क्रो जब वहाँ से जाने लगते हैं तो वो से कहता है कि मास्टर क्रो मेरी बात सुने, मुझे नहीं पता कि आप कितना अरसा जी चुके हैं और आप आगे कितना अरसा जीने वाले हैं क्योंकि आपके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि आपका लाइफ स्पैन कितना ज्यादा है। लेकिन मेरी एक बात तो सुने, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ और फ्यूचर में मेरा जो सेक्टर कमजोर पड़ जाता है तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सेक्टर को संभाला दे, आप मेरे सेक्टर को दोबारा से राइज करवाएं क्योंकि मेरा हमेशा से एक ही सपना था कि अपना एक सेक्टर बनाऊं जहाँ पर मैं बच्चों को कल्टीवेट करवा सकूं, बिल्कुल आपकी तरह जिस तरह आपने हमें कल्टीवेट करवाया था। अब मेरे इस रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे मास्टर क्रो, प्लीज ना मत करना, मेरी इस रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करना क्योंकि मेरे सेक्टर का मकसद यहाँ पर रिसोर्सेज को इकट्ठा करना नहीं है बल्कि उन सभी लोगों को मदद देना है जिन लोगों को मदद की जरूरत हो और साथ ही उन सभी लोगों को रहने के लिए जगह देना है जो कि दूसरे लोगों को मार कर अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। मास्टर क्रॉस की बात सुनने के बाद वहाँ से उड़ जाते हैं तो मिंग रेन चलाकर कहता है कि मास्टर क्रो क्या आपने मेरी बात को सुना, मैंने आपसे क्या कहा? लेकिन मास्टर क्रॉस की बात का जवाब नहीं देते और वहाँ पर से चले जाते हैं। ये बात तो यहाँ से काफी साल पहले की होगी और उसके बाद अब यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर क्लींजिंग इंसेंस एंशिएंट सेक्टर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़का जो होता है जो इस सेक्टर का एक इनर डिसाइपल है वो भागता हुआ अंदर आता है। वो जहाँ पर उस मेन हॉल में आता है जहाँ पर उनके एल्डर्स बैठे होते हैं और उनका सुप्रीम एल्डर भी वहीं पर बैठा होता है। तो वो कहता है बहुत ही बुरी खबर है। तो वो डिसाइपल वहाँ पर आने के बाद सुप्रीम एल्डर से कहता है कि बुरी खबर यह है कि इस वक्त हमारे दरवाजे के ऊपर, मेन दरवाजे के ऊपर एक लड़का है, एक यंग लड़का जो कि यहाँ पर हमारे दरवाजे को तोड़कर अंदर आ चुका है और सीधा इसी तरफ आ रहा है और उसने कहा कि वो हमारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल बनना चाहता है। तो सुप्रीम एल्डर उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होते हैं जबकि उसके साथ सेकंड एल्डर बैठे होते हैं। सेकंड एल्डर उसे कहते हैं अच्छा मुझे ये बताओ कि वो लड़का दरवाजे को तोड़कर अंदर आ गया तो वहाँ पर दरवाजे के ऊपर जो गार्ड्स थे वो डिसाइपल्स कहाँ पर चले गए? वो लोग उसे रोक क्यों नहीं रहे? चाहता हूँ कि जाकर उन गार्ड्स को बोलो कि उस लड़के को बुरी तरह से पीट कर उठाकर बाहर फेंक दो। उसे क्या लगता है कि वैसे मुंह उठाकर यहाँ पर आएगा हम लोग उसे एक और डिसाइपल बना लेंगे। तो उनका डिसाइपल उनसे कहता है लेकिन मास्टर हम लोग उसे रोक नहीं सकते क्योंकि उस लड़के के हाथ में एक टैबलेट है, एक टैबलेट जो कि क्लींजिंग इंसेंस सेक्टर का है यानी कि हमारे सेक्टर का है और हम उस टैबलेट को देखने के बाद उसे रोक नहीं पाए। ये बात सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर से कहते हैं ठीक है उसे अंदर लेकर आओ और इसी के साथ उन्हें बाहर से आवाज आती है तुम्हें यहाँ पर इसे बेचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर पहले से आ चुका हूँ। ये हमारा हीरो जिसका नाम लीशी है तो यहाँ पर आता है और उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा प्राइम डिसाइपल बनने वाला हूँ और एक प्राइम डिसाइपल यहाँ पर ग्रैंड एल्डर्स को रिपोर्ट करने के लिए आया है। तो सेकंड एल्डर से कहते हैं कि लड़के आए तुम आए कहाँ से हो? मुझे लगता है कि तुम ऐसी कहीं से मुंह उठाकर चले आए हो, तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए तब तुम हमारे क्लींजिंग इंसेंस एंशिएंट सेक्टर के डिसाइपल बन सकते हो। तो मैं इसके बाद से इसे सिर्फ क्लींजिंग सेक्टर ही कहूंगा क्योंकि ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारा लीची जो था अपने पास से टोकन निकालता और कहता है कि तुम सभी लोगों को ये बात तो पता होगी कि इमॉर्टल एम्परर मिंग रेन ने यहाँ पर एक रूल बनाया था। उन्होंने एक रूल बनाया था कि जिसके पास भी ये वाला टोकन ये ऑर्डर होगा तो यहाँ पर वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाएगा। तुम लोग इस क्लींजिंग सेक्टर में उसे वीआईपी की तरह ट्रीट करोगे और उसकी एक रिक्वेस्ट को पूरा करोगे और मैं यहाँ पर तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरी वो रिक्वेस्ट ये है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कोड डिसाइपल बनना चाहता हूँ। तो सुप्रीम एल्डर उसे कहते हैं कि मुझे ये बताओ क्या तुम इस बात को कंफर्म कर सकते हो कि तुम्हारे हाथ में जो ऑर्डर जो टैबलेट है वो वाकई में रियल है? तो इसी के साथ ही हमारा लीची उस ऑर्डर को उसकी तरफ फेंक देता और कहता है कि तुम यहाँ पर खुद ही चेक कर सकते हो, ये तुम्हारे बिलवड ओल्ड डेविल ने मुझे दिया है, ये उस मास्टर ने मुझे दिया है। अगर तुम्हें इसके बावजूद भी मेरे पर यकीन नहीं है तो तुम लोग यहाँ से सीधे जा सकते हो कोई होंग ब्रूथल में जहाँ पर वो बैठा हुआ है, जहाँ पर वो पीका टल्ली हो चुका है, उसी वक्त उसने मुझे वहाँ पर दिया था। ग्रैंड एल्डर जो होते हैं अपने हाथ में उस टैबलेट को पकड़ते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में असली है और बाकी ये सभी एल्डर्स उसके पास आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं क्या इसने यहाँ पर कोई होंग हाल कहा? हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि उसे पीने का बहुत ज्यादा शौक है और इस वक्त वो ब्रोथल में, हम में से कोई भी वहाँ पर उस ब्रोथल में नहीं जाएगा, वैशाहाना में कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि उस एल्डर को इस सब का भी बहुत ज्यादा शौक है। लगता है कि वो पीका टल्ली हो गया होगा और उसके बाद उसने ये टोकन इस लड़के को दे दिया होगा। सुप्रीम एल्डर सेकंड एल्डर से कहते हैं ये टोकन तो वाकई में रियल है, ये उसी ने इसको दिया
दिया है। सेकंड एल्डर ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर हमारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है। तुम्हें पता है ना कि 9 सेंट डीमन सेक्टर वालों के लोग के लड़की यहाँ पर हमारे सेक्टर के प्राइम डिसाइपल से शादी करने वाली है। तो आगे मैं सेक्टर के नाम को सिर्फ डीमन सेक्टर कहूंगा, 9 सेंट डीमन सेक्टर ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। सेकंड एल्डर कहते हैं कि एक बार हम दोनों सेक्टर्स के दरमियान में यहाँ पर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसके बाद हम लोग डीमन सेक्टर के रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे, और अगर हम लोग उनके रिसोर्सेज को यूज कर पाए तो हमारा सेक्टर दोबारा से महान सेक्टर बन जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर एक कोड डिसाइपल चाहिए होगा, क्योंकि वो लोग अपनी लड़की की शादी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोड डिसाइपल के साथ ही करेंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा डिसाइपल नहीं है जिससे कि हम लोग प्राइम डिसाइपल बना सके। हमारे सेक्टर के सभी डिसाइपल्स बहुत ज्यादा कमजोर है और इस लड़के की बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि उस ओल्ड डेविल एल्डर ने इसको ये टोकन इसी वजह से दिया होगा कि इस लड़के की कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी हो, इसकी बॉडी काफी ज्यादा स्पेशल हो, इसी वजह से उसने ये टोकन इसको दिया हो। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद ये लड़का प्राइम डिसाइपल बनने के लायक हो जाए तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर इसकी पावर्स को चेक कर लेते हैं। वो अपनी पावर्स को यूज करते हैं, वहाँ पर एक मैजिक मिरर बुलाते हैं और कहते हैं कि हम लोग इसकी कल्टीवेशन और इसकी बॉडी को चेक कर लेते हैं कि इसके पास क्या कुछ है। और वो मिरर ऑफ ट्रूथ जो होता है उसको उसकी तरफ आगे भेजता है, उसके अंदर से लाइट निकलती है जो कि हमारी लीजी की बॉडी के ऊपर पड़ती है। जब वो लाइट लीजी की बॉडी के ऊपर पड़ती है, इसी के साथ ही वो देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर क्या कुछ है, तो उन्हें दिखाई देता है कि इस लड़के के पास मॉर्टल फिजिक है, मॉर्टल लाइफ व्हील और साथ ही मॉर्टल फेट पैलेस है। ये सब कुछ देखने के बाद सेकंड एल्डर चिल्लाकर कहते हैं कि बकवास, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लड़का तो एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस लड़के के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर यही साबित होता है कि ये लड़का कभी कल्टीवेट भी नहीं कर पाएगा, यानी कि इसके पास कल्टीवेशन की पावर भी नहीं है, ना ही ये कभी कल्टीवेट कर सकता है। और इसके बावजूद इस लड़के को लगता है कि हम लोग इसे अपना प्राइम डिसाइपल बना सकते हैं। तो ग्रैंड एल्डर भी हमारे लीजी से कहता है कि लड़के, तुमने यहाँ पर सुन लिया ना कि तुम्हारे पास जो क्वालिफिकेशंस हैं वो तो एक डिसाइपल बनने के लायक भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें यहाँ पर अपना आउटर डिसाइपल बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस टोकन की वजह से, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर प्राइम डिसाइपल कभी भी नहीं बना सकते हो, ना ही तुम प्राइम डिसाइपल बनने के लायक हो। तुम्हारे लीजी के साथ जो डिसाइपल खड़ा होता है वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास क्वालिफिकेशंस बहुत ज्यादा लो है, लेकिन आउटर डिसाइपल बनने के बाद अगर तुम बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफी कुछ अचीव कर सकते हो। प्राइम डिसाइपल तो नहीं बन पाओगे लेकिन काफी कुछ अचीव कर सकते हो। लीजी उसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही हमारा लीजी उसे कहता है, तुम लोग यहाँ पर इस तरह अपने वैल्यूड गेस्ट को ट्रीट करते हो, मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे पास टोकन और मैं तुम्हारा वीआईपी गेस्ट हूँ। इसी के साथ ही हमारा लीजी आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे इस सेक्टर की क्लींजिंग सेक्टर की टीचिंग्स क्या है। और इसी के साथ ही उन्हें टीचिंग्स के बारे में बताता है कि यहाँ पर टीचिंग्स क्या है। बताता है कि यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए, अगर तुम्हारा दिल साफ है तभी तुम यहाँ पर कल्टीवेट कर सकते हो, और एक कल्टीवेटर बनने के लिए तुम्हें ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो यहाँ पर काफी सारी बातें करता है और मैं इन बातों को काफी ज्यादा स्किप करने वाला हूँ। तो वो उनसे कहता है कि ये सब कुछ जो है ये सब कुछ होना चाहिए, तब हम लोग एक राइटियस कल्टीवेटर बन सकते हैं, तभी हम लोग क्लींजिंग सेक्टर के कल्टीवेटर बन सकते हैं। और मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पर क्या गलत कहा। प्रीम एल्डर से कहते हैं कि ये तो हमारी एंसेस्ट्रल टीचिंग है, ये हमारी वो बुनियाद थी जिसके ऊपर हम लोगों ने क्लींजिंग सेक्टर को बनाया था। तो लीजी से कहता है कि यहाँ पर आते हुए रास्ते में तुम्हारे टैबलेट के ऊपर जो स्टोन टैबलेट लिखा हुआ था उसके ऊपर ये सारी टीचिंग्स लिखी हुई थी, मैंने उनको देखा और मैंने याद कर लिया। इसी के साथ ही वहाँ लीजी उनकी इंसल्ट भी कर देता है। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर खुद इतना ज्यादा हैरान हो रहा हूँ कि आज तुम लोग यहाँ पर अभी तक इस बात को याद रखे होगे ये तुम्हारी एंसेस्ट्रल टीचिंग्स हैं, कि मुझे नहीं लगा था कि तुम लोगों ने इस बात को याद रखा होगा कि तुम्हारी एंसेस्ट्रल टीचिंग्स क्या है। तो सुप्रीम एल्डर्स की बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि वाकई में इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ पत्थर के ऊपर लिखी हुई बातों को एक बार देखा और सबकी सबको याद कर लिया। तो एल्डर से कहते हैं तो लड़के, क्या तुम यहाँ पर हमारी दी हुई एंसेस्ट्रल टीचिंग्स को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने वाले और इन बातों को यहाँ पर कहकर तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें प्राइम डिसाइपल बना लेंगे। तो यहीं पर सेकंड एल्डर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोगों ने यहाँ पर अपनी एंसेस्ट्रल टीचिंग्स को बुलाकर बहुत ही बुरा किया, जिसकी वजह से हमारा सेक्टर डिमाइस में चला गया। तो इस बात से सुप्रीम एल्डर काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरा साथ दे रहे हो या फिर इस लड़के का साथ दे रहे हो। और दूसरी तरफ से हमारा लीजी हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारा सेक्टर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नहीं हो। लोगों ने यहाँ पर अपनी एंसेस्ट्रल टीचिंग्स को बुला दिया। मुझे लगता है कि तुम्हारे सेक्टर के साथ जो कुछ हुआ है वो अच्छा हुआ है, तुम्हारा सेक्टर आगे इसी वजह से राइज नहीं कर पाया। यहीं पर हमारे सुप्रीम एल्डर सोच रहे हैं कि अगर इस लड़के के पास स्पेशल ऑर्डर नहीं होता तो अब तक मैंने कितनी बार इस लड़के को मार दिया होता और बहुत ही बुरी मौत इसको मारा होता। इस लड़के ने यहाँ पर हमारी इंसल्ट करने के साथ साथ हमारे क्लींजिंग सेक्टर की भी इंसल्ट की है। ये लोग अभी यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, किसी के साथ ही डीमन सेक्टर का एक बंदा अपने स्टूडेंट के साथ वहाँ पर पहुंच जाता और कहता है यहाँ पर तो आज काफी ज्यादा रश लगा हुआ है, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। यहाँ पर आने के बाद उनको अपना नाम बताता है कि मेरा नाम यू ही है और मैं डीमन एम्पर की तरफ से यहाँ पर आया हूँ, तुम सभी लोगों के पास एक मैसेज लेकर आया क्योंकि उन लोगों ने मुझे स्पेशली यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर में भेजा है। प्रीम एल्डर से कहते हैं बताओ डीमन किंग ने तुम्हें यहाँ पर क्या करने के लिए भेजा है, तुम यहाँ पर क्या मैसेज लेकर आए। तो वो कहता है कि तुम लोगों के साथ हमारा एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है और वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारी फैमिली की प्रिंसेस के साथ होगा। हमारी प्रिंसेस जो है वो एक बहुत ही पावरफुल लड़की है, यानी कि वो एक कल्टीवेटर है और एक जीनियस मार्शल आर्टिस्ट है। हमें लगता है कि हम लोग ऐसे बिना किसी ट्रायल के तुम्हारे कोड डिसाइपल को अपनी प्रिंसेस का हाथ दे देंगे, उसके साथ अपनी प्रिंसेस की शादी कर देंगे। जैसे हमारे डीमन किंग ने यहाँ पर एक सुझाव दिया, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे कोड डिसाइपल का एक टेस्ट लेंगे, अगर वो कोड डिसाइपल टेस्ट को पास करता है तभी हमारी प्रिंसेस की शादी उस लड़के के साथ हो पाएगी और तुम दोनों के
हम दोनों के सेक्टर के दरमियान में समझौता हो पाएगा। इसके साथ हमारा लीजी वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है जरा देखो तो सही, यहाँ पर इनका डीमन सेक्टर जो कि पहले बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करता था और इसे सर्वाइव करने के लिए हमारे क्लींजिंग सेक्टर की मदद की जरूरत थी। आज यहाँ पर डीमन सेक्टर के लोग यहाँ पर आकर हमें बता रहे हैं कि वो हमारे कोड सैपल की ट्रायल टेस्ट लेंगे ताकि वो प्रिंसेस के साथ शादी करने के लायक हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर डीमन सेक्टर के लोग हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं और इस बात से यूहू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एल्डर यूहू से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो हमारे सेक्टर के बारे में इस तरह की बात करने की, और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और आइस क्रिस्टल्स बनाकर हमारे लीजी के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो सारे आइस क्रिस्टल्स होते हैं लीजी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 01 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या आज वाकई में हमारे लीजी को अपना कोड सैपल बना